हमले के बाद से विपक्ष एक सुर में संसद के स्पेशल सेशन की मांग कर रहा था। अब सुगबुगाहट है। हालांकि जो चर्चा है उसके हिसाब से डेट आगे आएगी, पर उसी डेट पर कांग्रेस उखड़ गई है। मामला 1975 के आपातकाल से जुड़ गया और मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल को अघोषित आपातकाल ठहरा दिया। ये अघोषित आपातकाल क्या है, कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है? आम नागरिक का नुकसान अघोषित आपातकाल में है या पूर्णकालिक आपातकाल में? दूसरा, आरोप लगाने वाले अपने दाग को छिपा ले जाएं के लिए ये हमला बोल रहे हैं, तो अघोषित और घोषित में कंपैरिजन तो होगा ही। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का पूरा बयान हालांकि कई सवालों को खड़े तो करता है, पर सरकार से ज्यादा खुद उन पर। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं और राधेश्याम भारती जी विषय विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि आप इनको हमेशा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखते हैं, लेकिन आज विषय विशेषज्ञ इसलिए क्योंकि इन्होंने भी पूरा आपातकाल के पीरियड को देखा है, समझा है, सहा है, झेला है, तो वो कुछ क्लैरिटी ला पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधेश्याम जी, आपसे ही मैं शुरुआत कर रहा हूं। 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान किस तरह की परिस्थितियों का सामना आपने किया और क्या वैसी परिस्थितियों का सामना आप इस तथाकथित अघोषित आपातकाल में भी कर रहे हैं 11 साल से? देखिए, उस समय 1975 की जो बात है, उस समय हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, पिलानी पढ़ा करते थे। तो जब आपातकाल लगाया गया तो सारी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया था। कोई खिलाफ नहीं बोल सकता है, कोई अखबार में खिलाफ नहीं लिख सकता है, कोई पंपलेट नहीं निकाल सकता है। इस तरह की सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। और हमारे यहाँ से एक कमरे से कुछ ऐसी सामग्री जो है पूरे पिलानी में वितरित होती थी आरएसएस के बंधुओं द्वारा, जो आपातकाल का विरोध करने के उसमें छपी होती थी। तो पुलिस ने हमारे वार्डन को बताया, बीएल वर्मा करके हमारे वार्डन हुआ करते थे, उनको बताया कि यहाँ से कोई सामग्री वितरित होती है, ऐसा हमारे पास सूत्र बता रहे हैं हमारे। तो हमारे वार्डन साहब ने 2-3 बच्चों को बुलाया और ये सारी बातें समझाई कि देखो ये हॉस्टल बदनाम हो जाएगा। यानी इतना भय था उस समय, हर जगह मतलब भय व्याप्त था। तो अभी भी है। उस समय देखिए आप, जैसे बर्थ कंट्रोल के लिए परिवार नियोजन का बड़ा भारी वो था। हालांकि यदि वो योजना लागू हो जाती और उसमें आगे मतलब जो सरकार देश की इतनी आबादी नहीं होती, उसमें उस समय क्या था कि खुद भी नसबंदी करवाओ, साथ में एक को और लाओ, उसकी और नसबंदी कराओ, इस तरह का वो जो है उस पर जोर दिया जा रहा था। और आपको मैं बताऊं कि अनेक पत्रकारों को जो है उनको जेल में डाल दिया लेकिन गया। राधेश्याम जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस समय की जितनी भी पाबंदियां थीं, क्या पिछले 11 साल में इस वक्त भी आप फेस कर रहे हैं? मतलब क्या आपको लगता है कि आप एक अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं? देखिए, जैसे जयराम रमेश ने कहा कि ये अघोषित आपातकाल है। मैं आपको 1 मिनट आपको बताना चाहता हूँ कि जब इमरजेंसी खत्म हुई तो रामलीला मैदान में बड़ी सभा हुई थी दिल्ली। उस सभा में मैं भी था, मैं एक दर्शक के रूप में था, स्टूडेंट था मैं। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा था कि हम प्रसार भारती लाएंगे, कानून बनाएंगे ताकि सभी नेताओं और सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से सुना जाए, उनको मौका मिले अपनी बात कहने के लिए। तो वो बात आज मुझे याद आती है। पिछले 11 साल में देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें केवल 1 या 2 व्यक्तियों को पूरी तरह से मौका मिल रहा है। अच्छा। यानी ये सबसे बड़ी बात जो है हम देख रहे हैं, जो दूसरे नेता को तो मौका ही नहीं मिल रहा है कहीं। मैं आपको बताऊं कि इस समय पर क्या मेरा सवाल अभी भी राधेश्याम जी वही है, आपको लगता है कि ये अघोषित आपातकाल की स्थिति है? और क्या आपको लगता है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने मन से ऐसा कर रहा है या दबाव में ऐसा कर रहा है? मैं स्वप्निल,
स्वप्निल जी, उसी की तरफ मैं इंगित कर रहा हूँ कि अनेक मायनों में वैसा सा ही लग रहा है। अच्छा। भाई आम आदमी की समस्याओं को कौन सुन रहा है, आप बताइए। हम्म। न कहीं उसको न स्वास्थ्य सेवाएं हैं और न न्याय मिल रहा है। आप देखिए ठीक इस है। समय क्या हो रहा है, उस समय तो हमने ऐसा नहीं देखा था कि बेल के लिए भी जो है उसमें पेंडिंग वो रहती थी। आज राजस्थान हाईकोर्ट में भी कोई 3,500 जो है बेल वो पेंडिंग पड़ी है। ठीक है तो सर। आप देखिए आज मूल अधिकार रह कहाँ गए हैं। ठीक है। ठीक है पौरुष भारद्वाज जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं, अगर आप भी मुझे समझाएं, क्योंकि इमरजेंसी का सबसे पहला इस्तेमाल तो आप ही लोग कर चुके हैं और आप जानते हैं कि आपने संवैधानिक दायरे के भीतर इमरजेंसी का इस्तेमाल किया। तो अघोषित आपातकाल की भी कोई डेफिनेशन, कोई तरीका आपने देखा तो होगा, या सिर्फ कांग्रेस को नहीं बोलने दिया जा रहा और कांग्रेस के पीछे ईडी सीबीआई पड़ी है इसलिए अघोषित आपातकाल है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री जयराम रमेश जी के जिस बयान से हमारी डिबेट का टॉपिक बना, मैं इस पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने किस संदर्भ में बात कही। उन्होंने बात कही कि कांग्रेस पार्टी से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो परिस्थितियां बनी हुई है उस पर जो है कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की मांग है कि सरकार जो है वो एक संसद का स्पेशल सत्र बुलाए। और 1994 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे, हमारी सरकार थी, उस समय विपक्ष के नेता तत्कालीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने और प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी सहित तमाम सदन ने एक सुर में जो है पीओके को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए और उसको वापस लाने की जो मांग थी या फिर उसका जो प्रस्ताव था वो सर्वसम्मति से पास किया था। तो हम तो राष्ट्रहित में ये बात चाह रहे हैं कि भाई ये ना देश की जो सरकार है वो संसद का विशेष सत्र बुलाए और हम सब लोग जो है एक राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित कर सकें। परंतु चूंकि हमारे पास हमारे सूत्रों से खबर आ रही है कि भाई सरकार तो उस बात को तो साइड में रख रही है, सरकार को कोई राष्ट्रीय एकता से मतलब नहीं है, सरकार को विश्व में कोई संदेश नहीं देना, सरकार को पीओके तो लाना ही नहीं है। पीओके लाना होता तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान ला सकती थी सरकार। परंतु देखिए सरकार जो है वो विपक्ष पे जो कुठाराघात करने के लिए जो है वो मतलब अघोषित आपातकाल इसलिए क्योंकि विपक्ष को लपेटा जा रहा है और कोई नहीं, बाकी जनता के लिए अघोषित आपातकाल नहीं है। नहीं, जनता के लिए कैसे? अब मैं अपने आपके टॉपिक पर आना चाहूंगा। देखिए मैं आपको आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शायद मोदी जी की जो पहली सरकार का कार्यकाल था, आपको ध्यान होगा कि गुजरात में एक राज्यसभा का जो है उपचुनाव हो रहा था जिसमें हमारे प्रत्याशी अहमद पटेल थे। उसमें हमने सत्ताधारी पार्टी का और सरकारी तंत्र का शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहता हूं, नंगा नाच जिसको शब्द कहते हैं हम लोग, वो नंगा नाच हमने जो है वो हमने देखा था कि किस प्रकार एक हमारी राजनीतिक पार्टी जो है वो जो जैसा कि सब राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है, हमने हमारे विधायकों को हमारे खेमे में रखा, किस प्रकार से सरकार के द्वारा सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, किस प्रकार हमारे डीके शिव कुमार जी जो अभी कर्नाटक के वर्तमान के जो इसी 11 सालों में तो राजस्थान में भी एक बार आप जीते, एमपी में भी एक बार आप जीते, फिर भले जो कुछ भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी एक बार आप जीते, हिमाचल में भी एक बार आप जीते। बात पूरी हो जाने दे। मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार के तंत्र के दुरुपयोग की बात कर रहा हूं कि किस प्रकार जिस रिसोर्ट में विधायक ठहरे थे उस रिसोर्ट के ऊपर जो है सीबीआई का छापा डलवाया गया, इनकम टैक्स का छापा डलवाया गया। उसके अलावा हमने देखा कि इन सालों के अंदर जो है किस प्रकार विपक्षी सरकारों के विधायकों को 2 सेकंड पौरुष भाई 2 सेकंड मैं अपने सवाल को और क्लियर कर देता हूं। आपका आपातकाल, आपका ये अघोषित आपातकाल का सारा डेफिनेशन इसी बात पर आकर टिक जाता है कि विपक्ष पर जो हुआ इसलिए अघोषित आपातकाल है। भाई पॉलिटिकल रैली 1975 में नहीं हो सकती थी, राहुल गांधी 2 टुकड़ों में भारत घूमने निकल गए, ये बात तो फैक्ट है ना, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, मुझे तो बिना बात के जेल में नहीं भेजा जबकि मैं बीजेपी से सवाल पूछ लेता हूं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल, आपने मुझे मीडिया वाली बात कही, बहुत अच्छी बात कही। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय पूर्व वक्ता भारती साहब ने बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्ताव पास किया भारतीय जनता पार्टी की रैली में कि भाई हम जो है प्रसार भारती बनाएंगे जिसमें सभी पार्टियों को बराबर का बोलने का मौका मिले। आज मीडिया की क्या स्थिति हो गई आपको पता है। कोरोना काल में देश का एक प्रमुख समाचार पत्र जिसने सरकार की बखियां उधेड़नी शुरू हुई, उसके वहां पर जो इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। मैं राजस्थान का भी एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। एक राजस्थान में एक मीडिया चैनल का कार्यक्रम हुआ था, वहां पर जो है मुख्यमंत्री जी वहां पे आमंत्रित थे। तो वहां पे जो चैनल के हेड थे वो बेचारे वो तो मुख्यमंत्री जी को उनकी कमियां बता रहे थे कि साहब देखो आपकी सरकार में ये कमी है, आपके पावर सेंटर ये बन रहे हैं वो बन रहे हैं। उसका परिणाम क्या हुआ मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे पहले तो अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दिए, बाद में उनके जो है सरकारी एड बंद कर दिए, बाद में जेडीए नगर निगम जैसे जो स्वायत्त निकाय हैं उनको लेटर जारी कर दिए कि भाई चैनल को कोई एड नहीं देगा। आज उन बेचारों की क्या हालत कर दी मुझे बताइए। उन चैनल वालों को बड़ी मिन्नत चैनल बंद नहीं हुआ, चैनल बंद नहीं हुआ, आपके समय तो रुकी गई थी चीजें। हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने, स्वप्निल जी, दैनिक भास्कर का उदाहरण हमारे सामने, ठीक है, मीडिया का ये उदाहरण हमारे सामने।
मुझे बता दीजिए, ठीक है, कहा तो मीडिया ठीक को है, जो है विपक्ष का साथी कहा जाता था, और ठीक है। आज मीडिया की सारी डिबेटें उठा के देख लीजिए कि विपक्ष को घेरना है आखिरी में। आपने अरे सर, मैं 77 में आपको ऐसा बहुत कर दिया आसानी था, से घेर सकता था। आपने 2 मिनट, 2 आपने मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, अब मैं आपको रोक रहा हूं, अब मैं आपको रोक रहा हूं। और भारद्वाज जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि जयराम रमेश के 2-3 हिस्से थे जिस पर मैं डिबेट कर सकता था। जैसे जयराम रमेश ने जब उस हिस्से में कहा ना कि आतंकवादी घूम रहे हैं और देखिए सांसद भी घूम रहे हैं, ये किस तरह का कंपैरिजन है, लेकिन मैं उस पर नहीं गया। मैं समझना चाह रहा था कि जयराम रमेश अघोषित आपातकाल से कहना क्या चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है, एकलव्य सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए कि वॉज इमरजेंसी बेटर और अघोषित आपातकाल बेटर। मैं ये सवाल इसलिए, क्योंकि अगर मैं सवाल पुटअप कर पा रहा हूं, और हो सकता है कुछ चीज़ें जैसा कि राधेश्याम जी ने अपने एक्सपीरियंस से बताया उससे मिलती जुलती लगे, लेकिन उसका होना और उससे मिलती जुलती किसी चीज़ का होना का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें एक सी हो गई। इनका कंपैरिजन तो होगा। स्वप्निल जी, एक्चुअली सर्वप्रथम तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आज जब दोपहर में हमने ये जयराम रमेश जी का ये स्टेटमेंट सुना, तो उसके कुछ समय के बाद मेरे ख्याल से आपने ये टॉपिक डिसाइड कर लिया था आज के डिबेट के लिए। मैं ऐसा अज्यूम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके कुछ समय के बाद आपका फ़ोन आ गया था। तो उसके बाद क्या आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ी कि आप ये डिबेट करेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मतलब सीधा सीधा बता दें, हाँ या ना। नहीं, इसका जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं रहने देता हूँ। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि हो सकता है मुझे गैस नहीं मिलता। नहीं लेकिन हाँ, ठीक है। लेकिन आपको ये फ्रीडम तो थी ना कि आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करा और आज आप उस पर यहाँ पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं। और ये मुद्दा किसका उठाया हुआ है? ये मुद्दा विपक्ष का उठाया हुआ है कि क्या यहाँ पे 11 वर्ष से कोई अघोषित आपातकाल चल रहा है। स्वप्निल जी, जो इमरजेंसी थी ना इंदिरा गांधी जी के समय जो लगाई गई थी, उसमें सारी प्रिंटिंग प्रेस पे भी कंट्रोल था। बिल्कुल था कि क्या छपेगा आपके पेपर में, पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद पेपर और मतलब जो समाचार पत्र है छापे जाते थे, सेंसर होता था तो पूरी तरह। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह का कंपैरिजन किया जा रहा है। मतलब आज विपक्ष के मुद्दे को ही उठा के उस पर हम डिबेट कर रहे हैं, उसको अघोषित आपातकाल की स्थिति बताई जा रही है, और किससे कंपैरिजन किया जा रहा है जब समाचार पत्र छापने के लिए भी परमिशन चाहिए होती थी। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों करा जा रहा है। तो इसका एक लार्जर एस्पेक्ट पर एक सवाल ये भी बनता है फिर, क्या किसी भी मतलब काला दिवस के रूप में या कोई भी एक नाम देकर क्या 1975 से 77 को याद रखना, या सिर्फ उसी के लिए एक स्पेशल सेशन जैसा कि सुगबुगाहट है बुला लेना, कहाँ तक ठीक है? देखिए, पिछले वर्ष ही मेरे ख्याल से जो भाजपा की सरकार ने है उसने 25 जून को कुछ संविधान हत्या दिवस के नाम पे कुछ मतलब इस तरह का किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और मुझे लगता है स्वप्निल जी कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है यदि और हम देखिए, कोई भी जो सिविलाइजेशन होता है उसको समझना चाहिए कि हमसे ये इसका मोटिव सिर्फ कांग्रेस को डिग्रेड करना या किसी कांग्रेस गवर्नमेंट को डिग्रेड करना नहीं है। आप इसको इंडिविजुअली बस ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारा एक ऐसा फेज था कंट्री का जिसमें इस तरह की एक्सरसाइज करी गई। पर इस पर भी जयराम रमेश आगे बढ़ते हैं कि अगर 50 साल पुराने ही याद रखना है तो फिर आरएसएस का भी याद रखो। आरएसएस का क्या याद रखें? क्या उन्होंने कोई इमरजेंसी लगा दी? आजादी के पहले की शायद क्या करा था उन्होंने? जो पूरा नैरेटिव है, हाँ। मेरे ख्याल से जयराम रमेश उसे खरीदना चाहते थे कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा देश की आजादी में। ये भी आप लोगों को बताओ, अगर आपको इमरजेंसी याद रखना है। जयराम रमेश शायद उसी तरफ इशारा कर रहे थे। नहीं, जयराम रमेश अगर उस तरफ इशारा कर रहे थे तो उन्हें तो किसी ने रोका नहीं है इस तरह का एस्टैब्लिश करने से नैरेटिव। लेकिन देखिए स्वप्निल जी, बात ये होती है कि एक है ना, मतलब नैरेटिव एक चीज है और कुछ फैक्ट्स जो हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट्स को लेके वो एक अलग चीज है। हमारे देश में ये अधिकार है जनता का, हमारे विद्यार्थियों का, इस चीज का अध्ययन करने का, जानने का कि यदि अगर हमारे देश में कोई ऐसा फेज रहा जब एक आपातकाल लगाया गया था तो उसमें क्या कमियां थी, उसमें क्या मतलब उसमें आम जनता पे क्या इंपैक्ट रहा, गवर्नेंस पे क्या इंपैक्ट रहा, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या इंपैक्ट रहा। तो मुझे नहीं लगता। परेश भाई, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले लक्ष्मीकांत पारीक जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। लक्ष्मीकांत जी, तो कांग्रेस का ये कहना है कि पिछले 11 सालों से आप अघोषित आपातकाल चला रहे हैं, बस भलाई इस बात में है कि आप लोग अघोषित नसबंदियां नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि देश के अंदर 11 वर्षों में कई बार लोकतंत्र की स्थापना और लोकतंत्र के लिए चुनाव और लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकारें बनी।
यदि इसे आपातकाल कहते हैं तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा कि आपका शायद मानसिक दिवालियापन हो गया। आपातकाल क्या था, इसका श्रेय क्या था? जहां पर पहले में बैठे हुए जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ उनमें से अधिकांश लोगों का उसमें बचपन रहा होगा, और बचपन के वो दिन हमें याद है कि नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, मुझे इमरजेंसी का वो दिन याद है, सिंहासन खाली करो तो जनता आती है, मुझे वो दिन याद है। मुझे वह दिन भी याद है जब लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरे परिवार के लोग जेलों में थे और जेल में चले गए थे, और जेल के अंदर जिस प्रकार का उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था वह भी मुझे याद है। मुझे याद है मीसाबंदियों के पल भी याद है मुझे अच्छे से। मुझे जिस प्रकार का देश में चलता था, आपको ध्यान हो स्वप्निल जी, मैं याद दिलाता हूं कांग्रेस के लोगों को, समाचार पत्र छपने से पहले कलेक्टर को देखना पर। हाँ नहीं, आपने इतनी सारी चीजें आपको याद है। एक चीज मुझे भी एकाएक याद आई है लक्ष्मीकांत जी, मैं उसको भी शेयर करना चाहता हूं। मुझे ये बात याद आई है कि संविधान खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है, ये आरोप आप पर आसानी से चस्पा कर दिए जाते हैं और उस नैरेटिव को लोग ले भी लेते हैं, शायद आपके अति उत्साह की वजह से। स्वप्निल जी नेगेटिव कितने दिन चला और कितने कैसे चला, ये सब बात उसी कैसे हवा निकल गई, ये तो पता है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में यदि 22वां संविधान संशोधन करने का काम किसी ने किया तो माननीय इंदिरा जी ने किया, और माननीय इंदिरा जी ने अपने कार्यकाल को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया 6 वर्षों तक। इस लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने का काम भी माननीय इंदिरा जी ने किया। जैसे अभी निकाय में बढ़ रहे हैं राजस्थान में, या पंचायत चुनावों की डेट आगे बढ़ रही है एक तरह से। हाँ, जिस प्रकार संशोधन करने का काम किया, मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र के इतिहास में वह दिन याद है जून का, जिस दिन लोकतंत्र गला घोट कर काला अध्याय लिखा गया था। आपके माननीय भारद्वाज जी बात कर रहे हैं, इनके पिताजी उस समय विधायक रहे होंगे, उनको ध्यान होगा किस प्रकार के विधायकों के साथ दुर्व्यवहार उस समय हो रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे, उनका किस प्रकार दुर्व्यवहार राजस्थान में उस समय हो रहा था, सबको ध्यान है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कभी किसी ने किया है इस आजाद भारत के इतिहास में, तो माननीय इंदिरा जी और कांग्रेस के लोगों ने किया है। उस महापाप के लिए यहाँ पर बैठे चैनल पे बैठे हुए लोगों के साथ, ठीक है, माननीय राहुल गांधी से समस्त कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी ने इसको भूल माना था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। राहुल गांधी ने इमरजेंसी को भूल माना था और ये कबूल किया था कि ये हमारी भूल थी। राष्ट्रीय संसद के कार्यकर्ताओं ने लड़ी है। ठीक है, पौरुष भारद्वाज आपके पास आ रहा हूं, 2 बार आप हाथ उठा चुके हैं, लेकिन पौरुष भारद्वाज जी मैं थोड़ा सा ना एक सवाल के साथ भी आ रहा हूं, अपने जवाब में इस बात को भी इनकलकेट कीजिएगा कि इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि इमरजेंसी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, और इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि देश उसको पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेगा। हर किसी चीज को उठाकर सीधे अघोषित आपातकाल कह देना मुझे लगता है कि एग्जैजरेशन है, क्योंकि बहुत सी चीजें पॉसिबल हैं, हो पा रही हैं, आप पर बीत रही है, मैं समझ सकता हूं, जनता पर उतनी नहीं बीत रही। अच्छा 2 मिनट पौरुष भाई, मैं 10 सेकंड दे रहा हूं लक्ष्मीकांत जी को, फिर आप बोल देना। हाँ लक्ष्मीकांत जी। देखिए, यदि आपातकाल होता तो किशोर के आपातकाल तो उसे कहा जाता है, किशोर को गाड़ी पर बैन लग जाता है। उस दिन आपातकाल होता है जब इंडिरेक्ट छपता और बंद हो जाता है, वह आपातकाल होता है जिस दिन सड़क पे आप जैसे जो पैनलिस्ट बैठकर यदि आज अगर बात करें तो ये इस बात को जो तक है कि इस देश में लोकतंत्र कोई इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, इमरजेंसी वह थी जब माननीय गायत्री देवी जैसे कई राजाओं को, महाराजाओं को राजनेताओं को जेल बंद कर दिया जाता है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आपको रोक रहा हूं। पौरुष भारद्वाज आपका समय। मैं देखिए इस बात को कहना चाहूंगा कि जो इमरजेंसी उस समय लगी वो अनुच्छेद 352 के तहत लगी। तो हमने जो भी कार्य किया उस समय की जो परिस्थितियां थी, जेपी आंदोलन हुआ, और जब जेपी साहब जो गलत था या नहीं था? अरे एक मिनट भाई, आपके बीच में नहीं बोला, आपकी बारी का ऐसे नहीं, लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट, लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट। पौरुष भाई एक बात बताइए, इमरजेंसी आपने चाहे संविधान के तहत लगाई, सामने सच आते ही ऐसे उछलते हैं लोग जैसे गरम तवे पे इनको बिठा दिया हो। गरम तवे में बैठते आदमी को जो चिमराट मस्ती है, सच सामने आते भारतीय जनता पार्टी वालों को मस्ती है। नहीं, आपस में प्लीज इस तरह के कमेंट्स ना करें, प्लीज आप लोग आपस में इस तरह के कमेंट्स ना करें। लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट में आपको रोक रहा हूं। पौरुष भारद्वाज जी, अरे आपके बारे में बोलिएगा, आपके बारे में बोलिएगा, ऐसे चिल्लाने से मैं सुनिए ना, मैं आप दोनों को एक एक कमेंट का मौका दूंगा ना। आप 2 मिनट तो लक्ष्मीकांत भाई 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। पौरुष भाई मेरी बात सुनिए। पौरुष भाई मेरी बात सुनिए। हाँ पौरुष भाई, हो गया 2 मिनट मेरी बात सुनिए। बहुत सिंपल सी बात है, ये बताइए आपने भले ही संविधान के तहत किया, भले ही संशोधन के साथ किया, लेकिन वो गलत था या नहीं था? विपक्ष को बोले नहीं दिया जा रहा, ये घोषित आपातकाल है जो आप मुझे नहीं बोले दे रहे हैं, घोषित आपातकाल है। आपके बारे में मैंने आपको बोले दिया, मेरी बारी में आपने नहीं बोले दिया। समाचार चलो ठीक है, स्क्रीन पर कोई आपातकाल मैंने नहीं लगाया है, आप दोनों बराबर बोल पा रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर आपातकाल लगाते हुए आप दोनों थोड़ा सा शांत हो जाएं और अपनी अपनी बारी में बोले। ये टीवी चैनल का घोषित आपातकाल हो सकता है कि मैं आप दोनों को बोलने दे रहा हूं, इसलिए बोलने से रोक रहा हूं। आप इसको इमरजेंसी से कंपेयर कर लें, लेकिन ये फिर मेरा बदला है कांग्रेस से।
कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पौरुष भाई उस समय हमारे पूर्वजों को बोलने नहीं दिया गया, पूर्वज पत्रकारों को। लेकिन आपसे गलत था या नहीं था? नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए उस समय की जो परिस्थिति, निश्चित तौर पे उस समय जो संविधान में जो हमें प्रावधान लगे, हमने जो भी कार्य किया वो संवैधानिक रूप से किया, पर जो चूंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी इस बात पर अफसोस जता चुके हैं, वो परिस्थिति ऐसी थी कि वो शायद उसमें बचा जा सकता था परंतु नहीं बच पाए, उसके लिए खेद है। परंतु क्या हम आगे भविष्य को छोड़ करके जो है भूतकाल की बातें करेंगे? क्या हम अपना क्यों नहीं करेंगे? इतिहास सिखाता है हमें आगे कौन सी गलतियां नहीं करनी है। बिल्कुल इतिहास पढ़ेंगे। सुनिए एक मिनट, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई एकलव्य जब भी बोल रहे थे कि भाई हमारे देश की जनता को जो है, देश के खास करके नई नौजवान पीढ़ी को, उसको ये जानना चाहिए कि आपातकाल क्यों लगा था और आपातकाल में क्या हुआ था। तो क्या देश की जनता को वर्तमान में नहीं जानना चाहिए कि जब देश में युद्धोन्माद चरमोत्कर्ष पे था, देश की जो जनता है वो तैयार होकर के बैठी थी कि हम पीओके लेकर के आएंगे, देश की विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ा हुआ था कि आप जो भी फैसला लीजिए, आर पार की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ आएंगे। तो सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? क्या ट्रंप जो है उसके 4 बार स्टेटमेंट आ गए, उसके बाद उसने आपका पॉइंट समझ गया मैं, आपका पॉइंट समझ गया मैं, नहीं आपका पॉइंट समझ गया मैं, लेकिन प्रेजेंट को, वर्तमान को भी कुछ हिस्सों में देखा जाना चाहिए। एक जो इमीडिएट वर्तमान जिसमें जवाब इसी वक्त जरूरी है, और एक वर्तमान का वो हिस्सा जो कुछ दिन वेट कर सकता है। ठीक है, अब पौरुष भाई अब आपको रुकना होगा। पौरुष भाई मैंने आपको बोलने दिया, पौरुष भाई मैंने आपको बोलने दिया। जो सवाल आपने एकलव्य पर उठाया है, एकलव्य उसका जवाब देंगे और उसके बाद मैं फिर लक्ष्मीकांत जी के पास जाऊंगा। पौरुष भाई अब रुक जाइए प्लीज। हाँ हो गया पौरुष भाई, हो गया ठीक है। हाँ पौरुष भाई आ गई भाई बात आपकी, रुक जाइए अब पौरुष भाई रुक जाइए प्लीज, आ गई आपकी बात, आ गई है आपकी बात आ गई है। एकलव्य रिस्पॉन्स देंगे, उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत जी के पास जाऊंगा और राधेश्याम जी के साथ क्लोज करूंगा डिबेट को। एकलव्य देखिए, मुझे ऐसा लगता है स्वप्निल जी कि ये अघोषित या स्वघोषित आपातकाल तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए एक आपातकालीन स्थिति बन चुकी है। क्योंकि क्या हुआ है कि 3 लोकसभा इलेक्शन हो गए, तीनों लोकसभा इलेक्शन के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो अभी जो 24 का लोकसभा इलेक्शन रहा वो मोदी जी की आज तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी। उस सबसे खराब परफॉर्मेंस से भी अगर आप तुलना करें तो इनकी तीनों लोकसभा इलेक्शन की सारी सीटें मिला लीजिए तो भी उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस के बराबर भी नहीं है। दूसरी बात पौरुष भाई आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, चालू हो गए आप बिना बात के। मैंने कोई गलत फैक्चुअल बात बोली है क्या? कोई फैक्चुअली गलत बात बोली है क्या? आप इतनी देर से बोल रहे हो, किसी ने कुछ नहीं बोला। आप सुन नहीं सकते। 2 मिनट रुक जाइए, एकलव्य अपनी बात खत्म कर ले। देखिए दूसरी बात क्या है स्वप्निल जी, इन्होंने एक बात कही कि अभी जो है सीज फायर जो है उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। मतलब आप ये बताइए स्वप्निल जी कि आज तक मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्या भारत सरकार या भारत सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने सीज फायर शब्द का इस्तेमाल किया है कहीं पे? किसी ने भी किया है? जो पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एकदम स्पष्टता से बताया गया कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके कहा कि फायरिंग स्टॉप करने की बात करी। फायरिंग स्टॉप करने का मतलब सीज फायर नहीं होता है। सीज फायर का एक प्रोसीजर बना हुआ है, वो 2 देशों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है? ठीक है, कौन से देश की जनता कौन बोल रहा था भाई कि पीओके क्यों नहीं लेके आए? भारत सरकार, पूरा देश बोल रहा था। नहीं स्वप्निल जी, बात पूरे देश को लगा था कि पीओके ला रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, एक मिलिट्री ऑपरेशन जो होता है ना वो जन भावनाओं के ऊपर नहीं। लेकिन मैं पीओके पर मैं सैटरडे को एक डिबेट करना चाहता हूं। मैं 2 मिनट मैं कमिंग सैटरडे पर पीओके पर एक डिबेट करना चाहता हूं, इसलिए फिलहाल मैं पीओके पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले लक्ष्मीकांत जी हाथ उठा रहे थे। लक्ष्मीकांत जी आप क्या कह रहे हैं? स्वप्निल जी, मैं तो कांग्रेस के लोगों को सब समझाना चाहता हूं। देखिए जिस प्रकार डीजीएमओ कांग्रेस पाकिस्तानी डीजीएमओ क्योंकि कांग्रेस निकल जाता है, क्योंकि कांग्रेस क्या कि पाकिस्तान का समर्थन करते करते बिरयानी खाने गए थे, वो भी याद वो भी निकल जाता है, मुझे ब्लिंक रोकना पड़ता है। बिरयानी खाने गए थे डीजीएमओ पाकिस्तान में जिस प्रकार से शब्दों को हमारे पास आए, उन्होंने जिस प्रकार रिक्वेस्ट हमारे डीजीएमओ की, उनका फायरिंग बंद कर दीजिए। कहीं भी भारत सरकार ने या सेना ने या विदेश मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने कभी नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने समाप्त कर दिया।
ऑपरेशन सिंदूर बस टूट जारी है। ठीक है, अरे अमेरिका को आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई आपने? आपातकालीन स्थिति इसलिए है कि पहले तो ये जनता की भावना को नहीं समझ पाते थे, अब अपनी पार्टी के लोगों की भावना को नहीं समझ पाते। शशि थरूर वहां पे जाके झूठ कह रहे, सलमान खुर्शीद वहां पे जाके झूठ कह रहे, असदुद्दीन ओवैसी वहां पे जाके झूठ कह रहे, शशि थरूर मनीष जो वहां तिवारी पर वहां कह पे रहे हैं जाके वो तो झूठ कह कांग्रेस रहे को पसंद और ही नहीं बस आ ये रहा सच कह रहे नहीं नहीं, शशि थरूर जो कह रहे हैं वो तो कांग्रेस को पसंद ही नहीं आ रहा है। नहीं तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। इम्पोर्टेंट है ना स्वप्निल जी, अगर मुझे उदित राज का कमेंट जरूर आप बोलेंगे। एक मिनट, मेरे पास actually समय भी खत्म हो चुका है। 30 सेकंड्स। पारुष भाई इतनी देर से आपने बात बोली ना, आपने मुझे ठीक है। प्रश्न भी पूछा। ठीक है, पारुष ठीक भाई, है, मैं आपसे ठीक है, सिंपल ठीक है। प्रश्न पूछ 2 लेता हूं। मिनट, 2 मिनट। पारुष भाई आप जवाब दे दो ना, आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। पारुष भाई फिलहाल रुको नहीं तो सही, आपने सवाल पूछा, मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप बता दो कि क्या मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और साथ में आपके शशि थरूर, ये तीनों क्या वहां पे जाके झूठ बोल रहे हैं और आपकी पार्टी यहाँ पे सच बोल रही है? और ठीक है, आप ही के मैं अब आप सभी को रोक रहा हूं। पे जाके राधेश्याम भारती जी, इस बार में कोई टर्म्स एंड ठीक है, कंडीशंस थी? ठीक है। अब परेश भाई आपको रोक रहा हूं मैं। राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। परेश भारद्वाज आपको रुकना होगा, हो गया आपका समय खत्म है। अब राधेश्याम भारती जी बोलेंगे। राधेश्याम भारती जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। पूरे मंत्रिमंडल को छूट हाँ, बस परेश भाई रुक जाइए प्लीज। परेश भाई रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए परेश भाई, रुक जाइए। हाँ, राधेश्याम भारती जी। व्हाट इज नॉनसेंस? ये स्मृति अरे ईरानी भाई, चूड़ियां बेचती थी। 2 मिनट रुक जाइए ना। राधेश्याम भारती जी का समय काटने का क्या मतलब है यार? अरे स्मृति ईरानी चूड़ियां बेचती थी, बंद हो गई क्या आजकल? अमेरिका के आगे आपके आप बोली क्यों नहीं निकलती? अरे भाई रुक जाइए परेश भाई, क्या कर रहे हैं आप? डिबेट को डिरेल ना करें। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे पाए अमेरिका। आपातकाल लगाने की पावर नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपातकाल लगाने की। ठीक है। ये सच्चाई है कांग्रेस आप इस की। बात का जवाब दे दो मेरे को। नहीं नहीं, राधेश्याम भारती जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। मैं चाहता था क्लोजिंग कमेंट आपका रहे क्योंकि आप दोनों पीरियड्स को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूं। आगे किसी दिन किसी डिबेट में मैं आपको ज्यादा मौका देकर इसकी भरपाई करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, दोनों चुप हो गए। राधेश्याम भारती जी, क्लोजिंग कमेंट दे दें प्लीज। मत करो, जनता मत करेगी क्या? सरकार मत करेगी? कैसी कैसी बातें करके भ्रमित कर वो रहे नहीं हो? होंगे, नहीं होंगे। मैं अपनी बात अब रखूं, ये चुप रहे ना। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलिए राधेश्याम जी प्लीज। हाँ, ये भारद्वाज जी आज ये बोलने के देखिए, सोच के आए हैं और इमरजेंसी कांग्रेस जो से मुद्दा लगी गुणा हुई दिया। अरे फिर आप चलिए जवाब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ में आ गया नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।